दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय जनसंख्या यानी कि भारतीय जनगणना 2011 को कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। जितना फंडा ट्रिक होगा वो आपको यहाँ पर लगाया जाएगा। किस टाइप से आपको याद करना है वो आपको फंडा इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही की न्यूज़ की। 2022 के अनुसार जो जनसंख्या आई है, जनसंख्या में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो किस देश की जनसंख्या प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो भारत की पहुंच चुकी है। चीन को हमने पछाड़ दिया है, वो कितने नंबर पर चला गया है? दूसरे नंबर पर। भारत की यदि जनसंख्या की बात करें तो कितनी है आपको ध्यान रखनी है? 140 करोड़। मोटा मोटा डाटा तो ध्यान रखना ही है, डिजिट में याद हो या ना हो, लेकिन ये 140 करोड़ वाला आपको फंडा याद होना चाहिए। भारत का स्थान पहला और चीन का स्थान दूसरा है। अब विश्व में जनगणना से रिलेटेड और भारत में जनगणना से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। विश्व में प्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। सबसे पहले स्वीट काम किसने करा? स्वीडन ने। स्विट्जरलैंड नहीं लगाना है, स्वीडन ने पहली जनगणना डन करी 1749 में। उसके बाद भारत में जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, यानी कि भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई वो मेयो के समय हुई 1872 में। डाटा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। भारत में जनगणना की शुरुआत मेयो के समय 1872 में हुई। भारत में पहली नियमित जनगणना यानी कि जब कंटिन्यू होनी शुरू हुई 10 साल के बाद से, यानी कि 10 साल के अंतराल पे। देखो यहाँ तो केवल 9 साल का अंतराल है, तब यहाँ से नियमित शुरू होगी। उसके बाद यहाँ से 1891, 1901, 1911, 1921, इस टाइप से मतलब 10 साल का अंतर चलने लगा। उसको बोला गया नियमित जनगणना, जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। रिपन के समय हुई कब? 1881 से स्टार्ट होती है। अब स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना का नंबर कौन सा है? तो ये 7वें नंबर की बैठती है स्वतंत्रता के बाद। कब? 1947 के बाद। ठीक है। उसके बाद 1872 में 72 से 2011 की जनगणना का नंबर कौन सा आता है? तो 15वां आता है। तो फिलहाल कौन से नंबर? 2011 की जो जनगणना है ओवरऑल 15वें नंबर की है। स्वतंत्रता के बाद ये 7वें नंबर की है। 2011 की जो जनगणना हुई उसका आयुक्त कौन था, यानी कि कराने वाला कौन था? तो सी चंद्रमौली थे। इसका शुभंकर पूछा जा चुका है। एक परगणक शिक्षिका थी। कौन थी? एक परगणक शिक्षिका थी। कोई शिक्षिका रही है परगणक, उसने इसका जो शुभंकर बनाया गया है। आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। आर्टिकल की बात करें, जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 246 यानी कि 246 है, जनगणना का दायित्व संघ सरकार का है। किसका है? संघ सरकार का। यानी कि जो जनगणना है वो संघ सरकार कराएगी, जिसको हम केंद्र सरकार भी बोलते हैं। तो केंद्र सरकार के जो विषय में आता है अनुच्छेद जो 246 है। तो दो जनगणना करते हैं, 2, 4, 6 ऐसे करके जोड़ दिया हमने, 2, 4, 6 ऐसा पढ़ दिया। जैसे 1, 2, 3 पढ़ते हैं। अब 1, 2, 3 तो आपको आर्टिकल पता है, लेकिन अब इसका डबल करोगे 2, 4, 6। इसका ध्यान रखना है, जनगणना से रिलेटेड है। उसके बाद संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके तहत प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना कराई जाती है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में ही हमारी 3 सूची हैं, जिसमें से एक है संघ सूची, और संघ सूची का विषय है जनगणना, इसीलिए ये प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाती है। तो संविधान की कौन सी अनुसूची से संबंधित हो गए? 7वीं। अब महाविभाजन वर्ष पूछा आपसे 1921 का है, और लघु विभाजन वर्ष पूछा आपसे तो 1951 का है। दोनों ध्यान रखने हैं। महाविभाजन वर्ष 1921 का है, लघु विभाजन वर्ष 1951 का है। महाविभाजन 1921 और लघु विभाजन 1951। तो आपको ये डाटा ध्यान रखना है। 1949 में जैसे भारत पाकिस्तान वाला विभाजन हुआ, तो ये तो हुआ 2 साल बाद 1951 में लघु विभाजन। इसको महाविभाजन मत मार देना। और महाविभाजन जो हुआ है वो 1921 में हुआ है, तब यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब माल्थस एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सिद्धांत दिया गया जो अपना, वो अपने सिद्धांत में बोलते हैं कि जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। किस श्रेणी में बढ़ती है? गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, और 16 साल में डबल हो जाती है। कितने साल में? 16 साल में डबल हो जाती है। किसने बोला है? माल्थस ने। इंपॉर्टेंट है, माल्थस एक व्यक्ति जिनके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और 16 साल में कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 1.64% थी। तो भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 1.64%।
भारत में जीवन अपेक्षा या जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 65.4 वर्ष। भारत में व्यक्ति के जीने की जो प्रत्याशा है, अपेक्षा है, वो 65.4 वर्ष है। कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था? 2011 के हिसाब से पूछेगा तो सेकंड था, पहले पे चाइना था। लेकिन वर्तमान में यदि 2022 के अनुसार पूछे आपसे तो पहले पे इंडिया है और दूसरे पे चाइना है। 2011 में उत्तराखंड का जनसंख्या में स्थान 20वां है। तो उत्तराखंड वाले तो उत्तराखंड के से रिलेटेड रखेंगे, जो अदर स्टेट के हैं वो अपने स्टेट की यहाँ पर अब उसी के नीचे लिखते चलेंगे ताकि आपके अच्छे से नोट्स बनते चले। 10 के वृद्धि दर की बात करें तो जो इंडिया की 10 की वृद्धि दर थी वो 17.70% थी, 17.70% थी, जिसमें महिलाओं में सेम डाटा यदि ध्यान रखें 17.10% और फीमेल में यानी कि मेल पुरुषों में 17.10% और फीमेल महिलाओं में एक एक्स्ट्रा 18.30% रही है। साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता जो है वो एजुकेशन देखे आपसे रेट देखे एजुकेशन रेट 73% है, 73% है, जिसमें जो फीमेल है पुरुषों का प्रतिशत 80.9% और फीमेल महिलाओं का परसेंट 64.6% है। इसमें उत्तराखंड का स्थान साक्षरता में 17वां नंबर रखते हैं, 78.82% है। आप अपने अलग स्टेट की लिखते चलेंगे। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जा चुका है 382 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसको कैसे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी कि आपके पास 1 किलोमीटर स्क्वायर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, यानी कि आपके पास 1 किलोमीटर स्क्वायर का दायरा है, क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति बस रहे हैं, कितना घनापन वहाँ पर व्यक्तियों का है, उसे क्या बोलते हैं हम? जन घनत्व, यानी कि जन यानी लोगों का घनत्व, घनापन। तो भारत का जो घनापन है 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में वो 382 व्यक्तियों का है। उत्तराखंड का 189 है, उत्तराखंड का 189 है। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात किसे बोलते हैं? 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या लिंगानुपात में आती है। तो 1000 लड़कों पर भारत में 943 लड़की हैं, उत्तराखंड का 963 है। देखो 963 इधर ध्यान देना, 963, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये उत्तराखंड का है और 43 आएगा तो भारत का है। अब यदि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में देखें भारत के लिए 919, 0 से 6 919। सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? तो आपको केरल ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा है तो लड़कियों को जो है एजुकेट किया जाता है और पढ़ाया जाता है, उनकी जो आगे पढ़ाई को बढ़ाया जाता है, जिससे वे खुद भी अपना सुधार करती हैं और अपने परिवार का भी। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 1084। उसी के बाद केरल का पड़ोसी, तो पड़ोसी को देखकर पड़ोसी रंग बदलेगा, तमिलनाडु का है। फिर उसी के बाद तमिलनाडु का पड़ोसी आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और बिहार, आपको ऐसे ध्यान रखने हैं। सबसे कम वाले राज्य हरियाणा, हरियाणा में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता इतना खास, तो 879 सबसे कम हरियाणा। उसके बाद उससे कम सेकंड लास्ट सिक्किम, तो 2 याद रखने सिक्किम। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो लिंगानुपात किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, हरियाणा में ही सबसे न्यूनतम है। शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात करते हैं, तो जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं उसमें सबसे पहले नंबर आता है बिहार का। बिहार में एजुकेशन भी नहीं है इतनी और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यानी कि एरिया भी छोटा है बिहार का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादा बड़ा एरिया ना होने के कारण और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण घनत्व ज़्यादा बढ़ गया है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का। उसी के बाद बिहार का पड़ोसी पश्चिम बंगाल, बिहार पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल और यूपी, केरल उसके बाद यूपी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, देखो न्यूनतम कौन है? सबसे कम जिसका लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है, अरुणाचल प्रदेश, उसका ही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मात्र 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इधर दूसरे नंबर पर मिजोरम है जिसका कितना है? 52 है, तो 1752। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस वाले ऑप्शन को छोड़ देगा। बताइए निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तब आपको क्या करना है? सेकंड वाला याद रखना है, मिजोरम का है। जब अरुणाचल प्रदेश को ये ऑप्शन में नहीं रखा तो अब इनमें से छांटोगे तो मिजोरम रहेगा। उसके बाद सिक्किम और मणिपुर।
सिक्किम और मणिपुर। सर्वाधिक साक्षर राज्य, तो जिसमें लिंग अनुपात ज़्यादा है, साक्षरता ज़्यादा एजुकेशन है, किसमें है? केरल में 94% यहाँ पर साक्षरता दर है। दूसरा मिजोरम है। अब इस केरल को छोड़ दे क्योंकि तो सबको पता रहता है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य फिर इसमें से कौन सा रखेंगे? ध्यान रखेंगे मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा साक्षर होने के लिए कौन जोर मार रहा है? मिजोरम मार रहा है। उसके बाद गोवा, त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता वाले, तो ये तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जनगणना तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? बिहार का। तो सबसे कम साक्षर भी कहाँ के हैं? बिहार के। दूसरे अरुणाचल प्रदेश के, फिर राजस्थान के। अरुणाचल प्रदेश फिर राजस्थान। सर्वाधिक महिला साक्षर, तो महिला साक्षर भी कहाँ होगी? जहाँ ओवरऑल साक्षरता दर ज़्यादा है, केरल, मिजोरम। उसके बाद गोवा, त्रिपुरा। लेकिन जब न्यूनतम महिला साक्षरता बोलेगा, बिहार तो रहेगा ही रहेगा। दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? राजस्थान, फिर यूपी और झारखंड। राजस्थान, यूपी, झारखंड। क्योंकि जब न्यूनतम साक्षरता पढ़ी हमने, बिहार के बाद कौन था? अरुणाचल प्रदेश था। लेकिन जब महिला न्यूनतम साक्षरता दर पढ़ी तो बिहार के बाद कौन आया? राजस्थान। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है। उसके बाद बड़े स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र है और फिर बिहार है, क्योंकि जनगणना तो ज़्यादा हो गया है। फिर इसका पड़ोसी पश्चिम बंगाल है, तो बिहार के बाद ही पश्चिम बंगाल का डाटा यहाँ पर आपको कवर हो रहा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, यानी कि 10 साल में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है जनसंख्या में? तो वृद्धि करने वाला है मेघालय। देखो कृषि कैसे वृद्धि करती है? जब मेघ बरसते अच्छे से, तो मेघ के कारण कृषि की वृद्धि होती है। तो ऐसे ही समझ लो कि जब मेघ हो रहा है तो बारिश में व्यक्ति कहीं जा नहीं पा रहा, तो वृद्धि करेगा, फिर घर पड़ गए। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि। अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर वृद्धि हुई, तीसरे पे बिहार, चौथे पे मिजोरम। न्यूनतम दशकीय वृद्धि ना के बराबर नागालैंड, तो नेगेटिव। केरल में भी न्यूनतम दशकीय वृद्धि रही, गोवा में भी, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में। क्योंकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ रहेगी? जहाँ शिक्षा हो। तो एक तो नागालैंड हो गया ना के बराबर, फिर केरल, ये भी वृद्धि नहीं करते, पढ़े लिखे हैं। गोवा वाला भी अच्छा है, एरिया है, छोटा एरिया है। आंध्र प्रदेश और मणिपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य है, जिस प्रकार सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी पढ़ ली, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र पढ़ लिया, तो सबसे कम सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में यदि बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या आपको भी पता है, दिल्ली एक ऐसा है भारत की राजधानी जिसमें हर टाइप के लोग बाग यहाँ रह रहे हैं। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है? दिल्ली की। दूसरी पांडुचेरी, तीसरा चंडीगढ़। सबसे कम लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप ऐसा है जो अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित है कि हमें भी जनसंख्या बढ़ानी है। तो सबसे कम किसकी है? लक्षद्वीप की। दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों को एक कर दिया, दूसरे नंबर पर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, महाराष्ट्र में नगर सबसे ज़्यादा है, तो नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र की है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश की है, क्योंकि एरिया कम है, क्षेत्रफल इसका यदि क्षेत्रफल ठीक है लेकिन जनसंख्या कम है। देखा होगा जो जनघनत्व है सबसे कम किसी का? इसी का ही है, 17 है। कितना है इसका? 17, मात्र 17 है। अब मेट्रो सिटी किसको बोला जाता है? जहाँ जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो। शहरों के अंदर यदि जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे शहरों को मेट्रो सिटी बोलते हैं। सर्वाधिक मेट्रो सिटी वाले राज्य कौन सा है? यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटी है। उसके बाद किसका आएगा? महाराष्ट्र का नंबर आ जाएगा। अब जनसंख्या की अवस्थाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स यदि आपसे पूछे तो आपको किस टाइप से याद रखने, इनको ध्यान रखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आप जो यूटी के बारे में जो डाटा याद रखेंगे। यूटी में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, दिल्ली की है, 11,320। उसके बाद इसका पड़ोसी में चंडीगढ़। न्यूनतम जनघनत्व किसका है? अंडमान निकोबार का है। तो इसमें घनापन नहीं है, क्योंकि अंडमान निकोबार तो भारत के नक्शे में नीचे की ओर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो एरिया ज़्यादा है, तो लोग बाग कम रहते हैं, मात्र 46 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। यूटी में सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? तो लिंग अनुपात मैंने बताया था 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, तो पुडुचेरी का है 1037। न्यूनतम किसका है? दमन दीव और दादर नगर हवेली का है। तो इसमें थोड़ा फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको दोनों को मिला दिया है, तो न्यू डाटा जो आएगा वो ऐड होके आएगा। यानी कि ऐड होने का मतलब है अब इन दोनों का लिंग अनुपात चेक करके रखा जाएगा कि इनका स्थान कहाँ बैठेगा। लेकिन पहले वाला जरूर ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा किसका है? पुडुचेरी का है, सर्वाधिक लिंग अनुपात पुडुचेरी। यूटी में यदि साक्षरता की बात करें, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो लक्षद्वीप की है। यानी कि इनका लक्ष्य फिक्स है साक्षरता की ओर, और जनसंख्या में सबसे कम है क्योंकि जनसंख्या बढ़ानी है सख्त, वो टारगेट है इनका। और सर्वाधिक साक्षर है क्योंकि शिक्षा इनकी टारगेट में रहती है, लक्ष्य में रहती है, 91.85% है। उसके बाद न्यूनतम अभी कोई डाटा नहीं है, न्यूनतम का कोई डाटा नहीं है, आप इसको मत याद करें। एक फैक्ट ये ध्यान रखेंगे, मृत्यु गणना, जो मृत्यु गणना होती है ना व्यक्ति का मर जाने के बाद, कराने वाला पहला राज्य कौन था? कर्नाटक था।
कर्नाटक था। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और ये जनसंख्या अवस्थाएं पढ़ते हैं। जनसंख्या अवस्थाएं कई टाइप की हैं, अब इनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रख दी है। अवस्थाएं कैसे समझनी है, यदि किसी देश में जन्म अच्छे से हो रहा हो, जन्म चल रहा हो और मृत्यु कम हो रही हो, तो सीधी सी बात है उस देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और किसी देश में जन्म कम हो, मृत्यु ज़्यादा हो, यानी कि जन्म भी कम हो और मृत्यु भी कम हो, तो उस देश में क्या आएगी, स्थिरता आएगी। किसी देश में जन्म बिल्कुल कम और मृत्यु भी उतनी लगभग, तो अधिक स्थिरता आएगी। ये भारत की स्थिति है। तो भारत वाली स्थिति आपको याद रखनी है। भारत में कैसी स्थिति है, अधिक स्थिरता वाली स्थिति है जनसंख्या की अवस्था में। यदि जन्म बिल्कुल कम और मृत्यु भी बिल्कुल कम, तो अत्यंत स्थिरता आ जाएगी। ऐसा होता है विकसित देशों में। देखो विकसित देशों में जब जो है माँ के और बच्चे के लिए हॉस्पिटल की सुविधाएं दी जा रही हैं, उस कंडीशन में जन्म कम होंगे, वो पढ़े लिखे हैं, उस चीज़ को देखेंगे। और जन्म हो रहा है, उसके बाद जब उनके बच्चे को, माँ को, मतलब पूरी फैमिली की देख रेख होगी, हॉस्पिटलाइज अच्छी सुविधाएं मिलेगी, तो मृत्यु कम होगी। उस कंडीशन में वहाँ स्थिरता अधिक आएगी। लेकिन भारत में क्या होता है, जन्म कम होते हैं लेकिन मृत्यु भी इतनी नहीं होती, कम होती है, क्योंकि अब सुधार हो रहा है हॉस्पिटलाइजेशन में। तो इसलिए भारत में क्या रखेंगे आप, अधिक स्थिरता। अब क्वेश्चन में आपको बताना है जनसंख्या अवस्था में भारत की जनसंख्या किस प्रकार की है, स्थिर है, अधिक स्थिर है, अत्यंत स्थिर है या नॉन ऑफ दीज है। तो कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।